भीखन राज्य के देवगढ़ गांव में भीखन नाम का एक गरीब लोहार अपनी पत्नी गौरी और अपनी बेटी मंजरी के साथ रहा करता था। भीखन अपने हथौड़े से लोहे को लगातार पीटे जा रहा था कि तभी उसकी बेटी मंजरी वहां पहुंची। पिताजी, माँ बुरी तरह से कराह रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें बहुत दर्द हो रहा है। हैं? ये क्या कह रही हो बेटी? चलो चल कर देखते हैं। भीखन ने हथौड़ा वहीं पर रोक दिया और तुरंत अपनी बेटी के साथ अपनी पत्नी गौरी के पास पहुंचा। गौरी, क्या हुआ गौरी? क्या तुम्हारे शरीर में ज्यादा दर्द हो रहा है? लगता है अब ये दर्द मेरे प्राण लेकर जाएगा। अरे ऐसा क्यों कहती हो? हिम्मत मत हारो गौरी, तुम चिंता मत करो। मैंने वैद्य जी को यहाँ पर बुलवाया है, वो आते होंगे, है ना? कुछ ही देर में वैद्य वहाँ पर आ गया। हाँ, आइए 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 वैद्य जी, मैं बड़ी बेसब्री से आप ही का इंतजार कर रहा था। बात यह है कि सुबह से मेरी पत्नी दर्द से कराह रही है। आखिर इतना लंबा इलाज चलने के बाद भी स्वस्थ क्यों नहीं हो रही है? बात क्या है? देखो भीखन, तुम्हारी पत्नी को एक दुर्लभ बीमारी है जिसका इलाज एक दुर्लभ जड़ी बूटी से ही संभव है। वो जड़ी बूटी जंगल में मिलती है। अरे अगर ऐसी बात है तो आप मुझे बताइए ना, वो कहाँ मिलती है? मैं उसे ढूंढ कर ले आऊंगा, बताइए। देखो, तुम्हें उस जड़ी बूटी की पहचान नहीं है भीखन, इसीलिए तुम अपनी बेटी को मेरे साथ भेज दो। वो जड़ी बूटी वर्षा के मौसम में उगती है और अभी वर्षा का मौसम चल ही रहा है। मैं ही उसे पहचान सकता हूँ। अगर वो जड़ी बूटी जंगल में नहीं मिली तो फिर तो तुम्हें उसे खरीदने के लिए मधुवन राज्य की बड़ी वैद्य औषधालय में जाना होगा। पर हाँ, याद रखना भीखन, वहां पर तुम्हें वो जड़ी बूटी 10 चांदी के सिक्कों में मिलेगी, उससे जरा सा भी कम नहीं। ये सुनकर भीखन गहरी चिंता में पड़ गया। कुछ देर बाद वैद्य भीखन की बेटी को लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। कुछ ही देर बाद मंजरी और वैद्य घने जंगल में पहुँचे। बेटा मंजरी, जा बेटा, वहाँ चट्टान पर जाकर बैठ जा। मैं उस जड़ी बूटी को ढूंढने का प्रयास करता हूँ। मुझे लौटने में कुछ देर हो जाएगी। यहाँ से ज्यादा आगे मत जाना बेटा, है ना? जंगल खतरनाक है। आराम से बैठी रहना, ठीक है? ठीक है, मैं यहीं बैठी रहूंगी। वैद्य जड़ी बूटी ढूंढने के लिए घने जंगल की ओर निकल गया। मंजरी कुछ देर तक चट्टान पर बैठी रही, परंतु थोड़ी देर बाद वो इधर उधर टहलने लगी। अचानक मंजरी की नजर दूर एक विचित्र गुफा पर पड़ी। ये तो बड़ी ही विचित्र गुफा मालूम पड़ रही है। मंजरी उत्सुकता से उस गुफा की ओर बढ़ गई। उधर दूसरी ओर राजा रतन सिंह अपने सेनापति के साथ घने जंगल से गुजरते हुए उसी गुफा के पास पहुंचा। दोनों घोड़ों से उतरे। सेनापति के घोड़े पर एक बड़ा ही कीमती बक्सा रखा था, जिसे उसने नीचे उतारा। यही वो गुफा है सेनापति, जिसके बारे में तुमने हमें बताया था। हाँ महाराज, यही वो गुफा है। यहाँ पर ये खजाना सुरक्षित रहेगा। इस गुफा के अंदर डर की वजह से कोई भी नहीं आता। इस गुफा के बारे में बरसों से बड़ी ही विचित्र अफवाहें राज्य में फैली हुई हैं। परंतु मेरा एक सवाल है महाराज। बताओ, कैसा सवाल? महाराज, आपने अपने सारे कीमती गहने दूसरे देश भिजवा दिए और उसके बदले ये कीमती हीरे, मोती और नीलम ले लिए, जो कि इस संदूक के अंदर है। मेरा मतलब ये कि आपने ऐसा क्यों किया महाराज? सेनापति, इस संदूक के अंदर बेशकीमती हीरे, मोती और नीलम रखे हुए हैं। इनकी कीमत इतनी है कि इनसे एक राज्य आराम से चलाया जा सकता है। तुम मेरे वफादार सेनापति हो, इसीलिए हम तुम्हें सच्चाई बताते हैं। तुम्हें हमारे राज्य का वो मंत्री याद है ना, जिसने विद्रोह किया था? हाँ, क्या आप मंत्री जगन्नाथ की बात कर रहे हैं महाराज? बिल्कुल वही। लेकिन आपने तो उसे राज्य से निष्कासित कर दिया था
और अपमानित करके महल से बाहर निकाल दिया था। हाँ, लेकिन अब महल में कोई गद्दार है जो शायद उस मंत्री से मिला हुआ है। बात यह है कि कुछ समय से राज भंडार से खजाना धीरे धीरे चोरी हो रहा था, इसीलिए मैंने सारा खजाना दूसरे देश भिजवाकर उसके बदले ये कीमती रत्न खरीद लिए। जब तक मुझे महल के उस गद्दार का पता नहीं लग जाता, तब तक मैं चाहता हूं कि यह खजाना सुरक्षित रहे। ओ, अब मुझे समझ में आया महाराज। चलिए अब गुफा के अंदर चलते हैं।